तो चलो भाई, होमवर्क में हमारा इतना फिजिकल क्वांटिटी था, इसका क्या था, डायमेंशन निकालना था, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए संवेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर क्या लिखते हैं, एम भी। अब देखो तो एम क्या है बेटा, द्रव्यमान है, और वेग क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो जरा सा इसमें कि द्रव्यमान का पावर कितना है, विस्थापन क्या है, लंबाई, और लंबाई का पावर भी कितना है, और समय का पावर 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो P का अगर डायमेंशन लिखना है तो बड़ा वाला ब्रैकेट में P को बंद करो, बराबर द्रव्यमान, मास के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना, लंबाई के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना, और टाइम के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना। अब देखो इसमें दो चीज है कि ये P बराबर mL/t-1 जो हुआ, ये संवेग का बीमीय सूत्र हुआ, ये संवेग का क्या हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि संवेग में द्रव्यमान का बीमा कितना है, डायमेंशन कितना है, पूछे संवेग में लंबाई का डायमेंशन कितना है, पूछे संवेग में समय का डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन का मतलब किसी इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है, और डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब ये पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात। चलो भाई दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा। अब देखो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं बेटा, 1/2 mv। जरा सा बताओ तो कि ये 1/2 आंकिक नियतांक है कि नहीं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है कि नहीं, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है क्या, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे क्या, ये m क्या है, m है क्या, द्रव्यमान, और इसका पावर है कितना, और ये v है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कितना लिखते हैं, विस्थापन यानी कि लंबाई और बट्टा, और इसका कितना। जरा सा ये बताओ कि यहाँ पर ये द्रव्यमान का पावर 1 रहेगा, लंबाई का पावर कितना रहेगा, और समय का पावर 2 नीचे आएगा, तो बेटा समय का पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, इक्वल टू द्रव्यमान के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना, लंबाई के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना, और टाइम के लिए क्या यूज करना है, पावर कितना। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो कार्य, अब देखो कि कार्य के बारे में बात करना है, तो जब कार्य के बारे में है बात करना तो तुमको पता होगा कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Fs साइन थीटा की कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, Fs कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ ये कॉस थीटा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है कि नहीं है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कोई डायमेंशन होता है क्या, तो भाई साहब केवल Fs का डायमेंशन निकालेंगे। अब देखिए कि फोर्स के बारे में आपको क्या पता है, तो मास इनटू क्या, एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, ये कौन सा भाषा लिख रहे हैं सर, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई अब देखो यहाँ मास का पावर कितना है 1, एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी को लिखे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और उसके नीचे एक और उसके नीचे कुछ नहीं तो, और इनटू क्या है, इनटू क्या है। अब ये देखो कि इसमें मास का पावर कितना, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ लिखेंगे कि नहीं, तो इसको हम लिखते हैं क्या, लेंथ बाय टाइम, इसको क्या लिखते हैं, लेंथ बाय, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड वाला टर्म तो पलट जाएगा, कितना होगा, इनटू क्या भाई, इनटू लेंथ। अब देखो जरा सा कि ये कहानी हो गई कितनी, मास इनटू यहाँ एक लेंथ और यहाँ एक लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ का, और नीचे यहाँ एक और टाइम और यहाँ एक और टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम का, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा कि इस मास को मास ही रहने दो, लेंथ को लेंथ का स्क्वायर ही रहने दो, और टाइम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम का
पावर ऊपर जाएगा तो कितना, -2। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो एफ को क्या करो, इक्वल टू मास के जगह पर कितना, लेंथ के जगह पर कितना, और टाइम के जगह पर कितना। सर स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ लगाए थे, ये लो। अच्छा ये कार्य क्या था, तो यहाँ वर्क डन कर दो, ठीक ना, यहाँ क्या कर दो, W। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। काइनेटिक एनर्जी और कार्य का डायमेंशन देखो एक ही जैसा है। काइनेटिक एनर्जी और कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही जैसा है। इतना ही नहीं, एक और चीज आप देखिए कि अगर बात करें किस चीज का, पोटेंशियल एनर्जी U का, तो U बराबर क्या होता है, mgh। m का मतलब क्या, और g का मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण को तो वही लिखते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख के देखते हैं ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से, सबका मात्रक लिख लिख के देखो। तो मात्रक में मास का मात्रक क्या लिखोगे, m का, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड, और हाइट का क्या लिखोगे। अच्छा जरा सा देखो तो ये केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो होगा क्या, अब ये केजी क्या है, मास, कितना पावर, ये मीटर क्या है, कितना पावर, और सेकेंड क्या है, कितना पावर। यही हो गया क्या, यू का डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। अब जरा सा देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल है तो क्या हुआ, है तो एनर्जी ही ना, और ये काइनेटिक है तो क्या हुआ, है तो एनर्जी ही ना। ये वर्क डन है तो क्या हुआ, एनर्जी को वर्क डन के टर्म में ही लिखा जाता है। तो अगर एक तरह से बात करें तो वर्क डन और एनर्जी तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, तो डायमेंशन भी कैसा आएगा, कोई दिक्कत। तो सारा निकाल निकाल के दिखाऊं कि आगे बढ़ जाऊं, अब आगे बढ़ जाऊं, कितने लोगों का मन है कि सारा निकाल निकाल के दिखाइए सर। क्या भाई पहला दिन तो नहीं होगा तुम्हारा, जब पहला दिन नहीं है कौन सा था, और वेग, वेग था और शक्ति था और दाब था, है ना। चलो देखो वेग लिखना है तो क्या लिखते हैं आप, विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान मास नाम का इसमें कोई चीज है क्या, लेंथ नाम का चीज है क्या, कितना पावर, और समय नाम का कोई चीज है क्या, कितना पावर। अब इसी को जब ऊपर ले जाओगे तो मास नहीं है, लंबाई एक है और समय एक ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा किसका, वेग वेलोसिटी का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बच गया क्या, शक्ति। तो देखो तुमको पता होगा क्या, तुमको पता होगा क्या, गायब हो गया सारा क्या, नहीं गायब हुआ सर। अब ठीक है चलो, अब देखो थे क्या पावर का, तो पावर को क्या लिखते हो बेटा, वर्क डन बाय टाइम, यही ना लिखते हो। पावर को क्या लिखते हो, कार्य करने के दर को, वर्क डन बाय टाइम टेकन, यही चीज ना, किया गया कार्य बटा कार्य करने में लगा कुल समय। अब देखो तो वर्क डन का तो अभी निकाले हो कितना, mL2t-, और नीचे एक और टाइम आ गया। अब इस टाइम को भी ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, mL2t-2, और एक और आ गया तो t-। अब ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, mL2t-, ये हो गया किसका, पावर का। पावर समझ जाना, पी पीछे मोमेंटम भी लिखे थे, है ना। कोई दिक्कत इसमें, और किसी चीज का निकालना है, दाब का। चलो देखो दाब, दाब बराबर क्या पढ़े हो, फोर्स बाय फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब देखो फोर्स का क्या लिखे हो, mL_t-। अब एरिया तुमको पता है कि दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है, तो एरिया का डायमेंशन कितना लिखोगे, ऊपर लेके चले जाओ, mL_t-2 पहले से है, दो और ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा अच्छा L था, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब सुनिए कि ये L पहले से है, L² जाएगा तो कितना होगा L का पावर, और T का पावर -2 पहले से है। क्या बोल रहे हैं,
अरे यार 2 जगह लिखा हुआ है अभी। अब अगले स्टेप में देखो, m के जगह m ही रहेगा, l कितना हो जाएगा और t कितना हो जाएगा। ये किसका हो गया, प्रेशर का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो छापने का तो झंझट है नहीं अपने पास, बात को आगे बढ़ाया जाए। क्या बोले, लाइन दे दे, चलो और कुछ चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, रेडीमेड लाइन नहीं चाहिए। हम देसी हैं यार, मिक्सी वाला जमाना हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ सिलवट्टा का जमाना है। क्या क्या बोल रहे हो। अब देखो देसी पे बात आगे हुआ यूं, सुन लो थोड़ा सा, सुन लीजिए। देसी पे बात आ गया तो क्या हुआ, देसी एक बार कोई अंग्रेज मित्र के यहाँ गया एक आदमी, अपना देसी आदमी। अब वो कह रहा है कि यार मेरे को बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। तो कह रहा है कि रुको तुमको फास्ट फूड खिलाते हैं। फास्ट फूड का मतलब क्या, जल्दी बन जाने वाला। अभी कंफ्यूज है आदमी कि ये फास्ट फूड क्या है। 2 ब्रेड निकाला, 2 ब्रेड के बीच में जैम लगाया और उसको डाला एक मशीन के अंदर। अब 45 मिनट के बाद उस ब्रेड को निकाला, तब तक ये आदमी कह रहा है साले तुम इसको फास्ट फूड कह रहे हो, है ना। रुको तुमको हम बदला सिखाते हैं, भूख लगे हुए में तुम मुझे फास्ट फूड 45 मिनट में खिलाए। आया अंग्रेज को लेके अपने बिहार में। अब अंग्रेज को खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा है, पूछ ही नहीं रहा है, क्यों कि बदला लेना है। अब उस अंग्रेज बेचारा हार थक के कह रहा है क्या कि भाई मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तो कह रहे रुक मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूँ, फास्ट फूड का नहीं सुपर फास्ट फूड का। अपने पोटली से सतवा निकाला, नमक डाला, पानी डाला, घोला, 2 मिनट में पिला दिया। ये पूछ रहा है ये क्या है, तो बोला ये है सत्तू, इनकमिंग में भी फास्ट, आउटगोइंग में सुपर फास्ट। तेरे को जोक सुना रहा था ना। चलो सुनो, हो गया। चलिए सुनिए, अब अपने क्लास को बढ़ाते हैं आगे। क्या भाई, तो बीमीय सूत्र का क्या उपयोग है, ठीक ना। क्या, बीमीय सूत्रों का उपयोग, बीमीय सूत्रों का उपयोग, इसको बोलेंगे क्या बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने के लिए ही हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ा है। तो इसमें हम लोग मुख्य 3-4 एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। लोग लिखवाने के लिए 6-7 लिखवा देते हैं, लेकिन हम लोगों को जरूरत, अब लोग पहला क्या लिखवा देगा कि 2 बीमीय सूत्रों के सहायता से किसी नई राशि का बीमीय सूत्र निकालने के लिए। जैसे कि अभी वर्क डन निकाले थे, तो वर्क डन क्या निकाले थे, फोर्स इंटू, अब कहेगा कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीमा और डिस्प्लेसमेंट का बीमा को मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स का बीमा कितना होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का बीमा कितना होगा L। अब कहेगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ml2t-2 हो जाएगा। ये हो गया तेरा वर्क डन का बीमा। ये कोई एप्लीकेशन है क्या, ये तो बिना एप्लीकेशन सीखे ही हम लोग कर रहे थे, है ना। तो भाई साहब जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बीमीय सूत्र का उपयोग है वो है क्या कि भौतिक नियतांकों के, क्या, भौतिक नियतांकों के बीमा को ज्ञात करने में, भौतिक नियतांकों के बीमा को ज्ञात करने में, ज्ञात करने में बीमीय सूत्र का उपयोग कैसे होता है, ठीक है। अब भौतिक नियतांक क्या है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होइएगा प्लैंक कांस्टेंट, फिजिक्स में पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिजिक्स में पढ़ते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, बहुत सारा ऐसा है। ये सब क्या है, भौतिक नियतांक है। आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/2, 3/2, 7, 5 लाख, -7,000, है ना। बोले 5 लाख लिखे 500, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। अब सुनिए कि ये सब क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और न्यूमेरिक कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन जो फिजिकल कांस्टेंट है, भौतिक नियतांक है, उसका डायमेंशन
तो कैसे बीमीय सूत्र के सहायता से हम लोग उसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक ना। तो देखो बेटा, जो 11th में तुम लोग पढ़े हुए हो उसी को दिखाएंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हुए होगे, कितना पढ़े हुए हो, G m1 m2 बाई, एकदम पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए हो। और इसमें तुम पढ़े हुए होगे क्या कि G का, जो G को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, ठीक ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक। अब इस गुरुत्वीय नियतांक को कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ होता है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही कांस्टेंट ऐसा है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, इसका मान हमेशा ही होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझे, पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू यही रहेगा, इसका कभी नियतांक बदलेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि हमको जरा सा बताओ कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिए, मतलब क्या क्या होगा, तो कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो देखिए इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, ये आपका रफ वर्क था, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक ना, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि लिखने में दिक्कत हो जाता है। अब देखो भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो पर है वो कितना पर है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। हमको G का डायमेंशन निकालना है, तो G का डायमेंशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, G को छोड़ के बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए इधर G को छोड़ देंगे और इधर F है, r स्क्वायर भाग में है तो इधर आएगा, तो और m1 और m2 इधर गुना में है तो इधर आएगा। तो अब देखो कि भाई फोर्स का तुमको डायमेंशन फॉर्मूला पता है, mlt-2, है ना। फोर्स का डायमेंशन कितना पता है तुमको, mlt-। अब देखो ये r जो होता है, तो अगर मान लो कि एक ये बॉडी है जिसका मास है कितना, और एक ये बॉडी है जिसका मास है कितना, तो इस दोनों के केंद्र के बीच की दूरी होती है क्या, r। तो r क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। तो ये बताओ कि लेंथ है और उसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा। और नीचे देखो पहला वाला बॉडी का मास है, तो मास के लिए कितना, और m2 भी क्या है दूसरे वाले बॉडी का। अब देखो भाई साहब जरा सा ध्यान से देखोगे तो ये m तो m ही रहेगा, ऊपर यहाँ एक l और यहाँ 2l, कितना हो जाएगा, t कितना है, और नीचे m और m कितना हो जाएगा। इस m2 को ऊपर ले चलें क्या, ले चले करें तो m ऊपर अकेले ये था, और इसके साथ एक और ऊपर आया जो कितना हो गया, l कितना, और 3t कितना। अब देखिए कि इसको जब करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, m-1 l3t-, और यही जो हो जाएगा वो किसका डायमेंशन हो जाएगा, G का डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हमको फोर्स का डायमेंशन पता था, अगर हमको लेंथ का डायमेंशन पता था, अगर हमको मास का डायमेंशन पता था, तो डायमेंशन फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या किए, G का भी डायमेंशन निकाल लिए। क्या निकला भाई G का डायमेंशन, एक बार फ्रेश में, G का डायमेंशन निकला m-1 l3 और t-, ये हुआ किसका डायमेंशन, G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये एक इसका छोटा सा एप्लीकेशन था कि किसी भी गुरुत्वीय नियतांक का बीमा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बस शर्त क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन में, और ध्यान देना कि ये जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में है क्या कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द हाँ लिख देंगे कोई बात नहीं, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन या फिर फॉर्मूला, ठीक ना, कि किसी भी भौतिक संबंधों
किसी भी भौतिक संबंधों, ठीक ना, एवं किसी भी भौतिक संबंधों एवं सूत्रों की सत्यता को जांच करने में, सूत्रों की सत्यता को जांच करने में, कि भाई दुनिया में जो भी फॉर्मूला है या जो भी सूत्र है फिजिक्स में, उस फॉर्मूला का सत्यता मतलब वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला का। अब इससे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर जोड़ना रहे या घटाना रहे, ठीक ना, अगर जोड़ना रहे और घटाना रहे तो आप बताइए तो कि 2 हाथी प्लस 3 गधा, अपने बारे में मत सोच लेना, बराबर 5 घोड़ा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आप बताइए तो कि अगर 2 गधा को 3 गधा के साथ जोड़ेंगे तो 5 गधा मिलेगा कि घोड़ा मिलेगा? 5 गधा ही मिलेगा। हैं? ये ज़्यादा गंदा गधा लिखा हुआ है, तुम सोच लेना, ऐसे नहीं लिखाता है। अब चलिए सुनिए, 2 ही वर्ड का होता है, हम 3 वर्ड में लिखे, लेकिन हम लोग फुल देसी हैं। चलिए सुनिए, इतने देसी हैं ना, अब सुनो, इतने देसी हैं कि अगर लड़कियां, सुनो, अब हमारे लोकल गांव की लड़कियां अचानक से जाएगी कहाँ? पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक ना। अब वहाँ जाएगी तो हमारे यहाँ भुट्टा पका के नहीं बेचा जाता है आग पे, अब जाएगी वहाँ पे तो कहेगी अंकल ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न कितने का है? समझ में आ रहा है? चलो, तो क्या बोल रहा था भाई कि यहाँ जोड़ने के लिए, सुनिए, अगर अलग अलग तरह की राशियां हैं तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। जोड़ने या घटाने के लिए हर एक जगह पर एक ही तरह का राशि का होना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? अब देखो कि अगर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 में से 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। मतलब सीधा कि 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 1 नंबर ही मिल रहा है, 2 नंबर को अगर घटा भी रहे हैं तो 1, 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो 1, अच्छा गुना भी करेंगे तो नंबर ही मिलेगा। लेकिन जरा सा देखिए तो अगर 2x प्लस 3x लिखें तो कितना लिखेंगे, क्योंकि सारा x वाला है। लेकिन आप बताइए तो 2x प्लस 3y बराबर 5y लिख सकते हैं क्या, या 5x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। मतलब स्पष्ट ये है कि जोड़ने या घटाने के लिए जिन भौतिक राशियों का हम जोड़ घटाव कर रहे हैं वो एक ही प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही प्रकृति का। भाई तुमको क्या बोला कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है? नेचर। क्या पढ़ना है? और नेचर कभी इजाजत देती है क्या कि आटा में चावल फेंट दो? नहीं देती है। और चावल में चावल फेंट सकते हैं, आटा में आटा को, उसमें अगर एक दाल का आटा रहे और एक चावल का आटा रहे तो फेंट के देख लेना घर पे, पता चल जाएगा कितने झाड़ू पड़ेंगे जिसका कोई ठीक नहीं है, ठीक ना। अब सुनिए, क्लियर सा बात क्या है कि जोड़ने या घटाने के लिए भाई साहब क्या होना चाहिए? एक जैसे प्रकृति का होना चाहिए। इसको बोला जाता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है? समरूपता, ठीक ना। क्या होता है? होमोजिनिटी। इसको बोलते हैं क्या? समरूपता। समरूपता का सिद्धांत। अब देखिए इस समरूपता का मतलब क्या हुआ कि अगर x है और x है तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर x है और y है तो इसको हम लोग मतलब जोड़ने या घटाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? दोनों राशियों को समरूप होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। तो अगर राशि एक ही जैसा है तो उसका बीमा भी कैसा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर राशि एक ही जैसा है, प्रकृति सेम है, तो उसका बीमा भी कैसा होना चाहिए? इतनी बातें समझ में आ रही है? तो देखो भाई, इसी बात पर यह सिद्धांत काम करता है क्या कि किसी भी सूत्र का पूर्ण रूप से सही होने के लिए, किसी भी सूत्र का पूर्ण रूप से सही होने के लिए उसके प्रत्येक पदों की बीमा होनी चाहिए क्या? एक समान। जैसे आप देखिए कि एक फॉर्मूला है हमारे पास क्या
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ कि अगर ये तीनों देखने में तो डिफरेंट डिफरेंट है, देखने में तीनों क्या है, लेकिन क्या ये अगर डिफरेंट होंगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। और अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है, जोड़ में है, इसका मतलब ये सारे क्या है? समरूप है। इसका मतलब ये सारे क्या है? और सारा अगर समरूप है तो हर एक का बीमा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं? तो यहां से एक पॉइंट क्या बनता है बेटा, यहां से एक पॉइंट बनता है क्या कि किसी भी सूत्र या संबंध को, किसी भी सूत्र या संबंध को पूर्ण रूप से सही होने के लिए, क्या पूर्ण रूप से सही होने के लिए, पूर्ण रूप से सही होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके प्रत्येक पद की बीमा कैसा होना चाहिए? उसके प्रत्येक पद की बीमा क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। उसके प्रत्येक पदों की बीमा क्या होना चाहिए? प्रत्येक पद की बीमा एक समान होना चाहिए। प्रत्येक पद का बीमा एक समान होना चाहिए। अगर एक समान होगा तो वो सत्य होगा, और अगर अलग अलग हुआ इसका मतलब वो बीमीय सूत्र क्या होगा? सत्य। क्यों भाई? कि देखो नेचर पढ़ रहे हैं और नेचर में कह रहा है कि अगर हम दो चीज को मिलाए और एक नया चीज मिला तो वो भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब अगर चावल में चावल मिलाएंगे तो चावल ही मिलेगा, तो चावल और चावल को ऐड करने से क्या मिलना चाहिए? अब तीनों चीज अगर चावल है, अब तीनों चीज अगर चावल ही है तो इस तीनों चावल का क्या होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखो तो नीरज सर ऑफिस में है क्या? अच्छा नीरज सर का फोन आ रहा है स्कूल से। मनीष सर और नीरज सर में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सुनिए क्या बोले कि बीमा कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, है ना। अब देखो बेटा चेक करते हैं कि बीमा एक समान है कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम लोग आज से नहीं 7th 8th 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब लग रहा है देखने में अलग अलग, लेकिन हमारे पास एक टूल क्या आया कि अगर ये सूत्र सही है तो इसके प्रत्येक पद का बीमा कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो एक समान होगा तो ये क्या होगा? सही होगा। और अगर अलग अलग हुआ इसका मतलब ये सही। क्लियर है इतनी बातें? तो देखो एक समान होने के लिए किसी भी सूत्र का पूर्ण रूप से सही होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पूर्ण रूप से सही होने के लिए क्या होना जरूरी है? दो शर्तों का होना जरूरी है। पहला क्या? कि व्यवहारिक रूप से वो सत्य हो, मतलब वो सूत्र जब हम व्यवहार में लाएं तो वो सूत्र कैसा हो? सही हो। क्लियर है बात? तो भाई व्यवहारिक रूप से तो ये सही है। क्यों? कि सर 7वां में इस सूत्र का उपयोग किए तो सही सवाल बन रहा था, 9वां में भी किए तो सही सवाल बन रहा था, 11वीं में भी किए तो सवाल सही बन रहा था। मतलब ये व्यवहारिक रूप से सत्य। अब बीमीय रूप से सत्य है कि नहीं है इसको अभी हम लोग चेक कर लेंगे। तो बीमीय रूप से सत्य हुआ है कि नहीं है तो चेक कर लेंगे। तो बेटा देखो तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में तुमको पता होगा कि जो S है वो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता होगा कि U को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। T के बारे में आपको पता होगा कि ये T क्या है? टाइम है। A के बारे में आपको पता होगा कि ये A क्या है? एक्सीलरेशन है। और दूसरा T तो टाइम ही है। तो देखो बेटा कि इसमें पद का बात किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस समीकरण में कितने पद हैं, कितने पद हैं? पद कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। आप देखिए, आप मैथ्स पढ़े हुए हैं क्या? मैथ्स पढ़े हुए हैं? मैथ्स में बहुपद पढ़े हुए हैं क्या? तो बहुपद पढ़े हुए हैं तो ऐसा वाला कुछ पढ़े हुए हैं क्या? ax² प्लस bx प्लस सी। कुछ पढ़े होइएगा ax³ माइनस bx² माइनस cx प्लस डी इक्वल टू 0। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? अब देखिए कि किसी भी बहुपद में प्लस माइनस या बराबर के द्वारा, क्या प्लस माइनस या बराबर के द्वारा जितने भी पद अलग अलग हुए हैं वो होती है पदों की संख्या। जैसे देखो इसमें प्लस प्लस और प्लस के द्वारा कितने पद अलग हुए हैं? प्लस माइनस प्लस कितने? कहोगे सर इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो माइनस डी हो जाएगी, है ना। अब देखो कि इसमें प्लस माइनस के द्वारा कितना सेपरेट है?
3, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हुई? पदों की संख्या समझ में आया कि नहीं? देखना है कि प्लस माइनस और बराबर के द्वारा कितना पद सेपरेट है, उसी को क्या कहेंगे? पदों की संख्या। अब इसमें 3 पद हैं, ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, और ये हुआ कितना? तीसरा पद। अब इस तीनों में हम लोग देखेंगे कि तीनों का बीमा क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा? बीमीय रूप से सत्य। चेक करते हैं। अब देखो भाई, पहला पद है क्या? एस, तो एस का बीमा लिखेंगे। एस तो केवल लंबाई है, तो इसमें मास होगा क्या? लंबाई होगा क्या? 1 पावर में। और इसमें टाइम नाम का कोई चीज है क्या? इसका बीमा आया m0L/t0। दूसरा पद है क्या? ut, तो देखो ut का मतलब क्या हुआ? u है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल, और वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर पर। और t क्या है? टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड से सेकंड। खत्म। इसमें बताओ कि मास नाम का कोई चीज है क्या? केजी नाम का तो कोई चीज नहीं है। मीटर 1 है, तो ये मीटर क्या होता है? L1 है। और टाइम नाम का भी कोई चीज बचा क्या? मतलब इसका बीमा भी क्या है? m0L1t0 है। क्लियर है? अब देखिए जो तीसरा पद है, तीसरा पद है कितना? हाफ AT²। तो तुमको पता होगा कि हाफ जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो भाई साहब एक्सीलरेशन है, ये कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर है, मतलब सेकेंड के स्क्वायर से सेकेंड का स्क्वायर। अब बताओ कि इसका डायमेंशन कितना होगा? मास है क्या? लेंथ है क्या? टाइम है क्या? 0। अब तुम मुझे बताओ कि एस के डायमेंशन में, यूटी के डायमेंशन में, और हाफ AT² के डायमेंशन में कोई अंतर है क्या कि एक जैसा है? एक जैसा है, मतलब S = UT + हाफ AT²। सही है कि गलत है? क्लियर? चेक करने आ गया। अब देखो कि इस फॉर्मूला से किस तरह से कंपटीशन में सवाल पूछ देता है, नीट में और जेई में कैसे सवाल पूछ देता है, और आपको एकदम धराम से बन जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है क्या कि अगर फॉर्मूला सही है तो प्रत्येक पद का डायमेंशन क्या होगा? एक जैसा होगा। क्लियर है? इतना में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो तीनों पद का बीमा सेम है, तो तीनों पद का बीमा सेम है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है? सही है। इतना में तो कोई कष्ट नहीं, चेक कर लिए। अब देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि यदि ए बराबर, ए क्या है? त्वरण। ए बराबर दे दिया कि bx² + cx + d है। यदि ए बराबर bx² + cx + d है, जहां क्या है? ए त्वरण है, ठीक ना? जहां ए क्या है? त्वरण है। एक्स के बारे में कह रहा है क्या? विस्थापन है। एक्स के बारे में क्या कह रहा है? कि विस्थापन है। तो बी सी तथा डी, तो बी सी तथा डी का बीमा ज्ञात करें। तो बी सी तथा डी का बीमीय सूत्र ज्ञात करें, या बीमा ज्ञात करें। बीमीय सूत्र ज्ञात करें। अब देखो ये एक बहुत ही आसान सवाल लिया है। अब कह रहा है कि a बराबर bx² + cx + d है, तो कह रहा है मतलब ये फॉर्मूला क्या है? सही है। और सही है मतलब प्रत्येक पद का बीमा कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो लिखना शुरू करें प्रत्येक पद का बीमा। अब देखिए जब प्रत्येक पद का बीमा लिखना शुरू करेंगे तो a के बारे में क्या कह रहा है भाई? ये क्या है? त्वरण। तो a को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? अब बताओ तो इसमें द्रव्यमान नाम का कोई चीज है क्या? लंबाई नाम का कोई चीज है क्या? कितना पावर? और टाइम नाम का कोई चीज है क्या? 2 है नीचे, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? मतलब पहले पद का बीमा हुआ ये, है ना? अब देखो x के बारे में कह रहा है क्या कि ये है क्या? विस्थापन। x के बारे में क्या कह रहा है कि ये है क्या? विस्थापन। तो दूसरा पद है तुम्हारा क्या? bx²। दूसरा पद है क्या? bx²। हमको b के बारे में पता नहीं है, हमको b के बारे में पता
नहीं है। तो अच्छा ये बताओ कि जो बी एक्स एक्स स्क्वायर का बीमा होगा वही बीमा ए का भी होगा कि नहीं होगा? अगर ये फॉर्मूला सही है तो जो बी एक्स एक्स स्क्वायर का होगा वही बीमा ए का होगा, सारे का बीमा समान होना चाहिए। अब देखिए यहां से इसको हम बी के बारे में हमको नहीं पता है, और एक्स एक्स स्क्वायर क्या है? विस्थापन है, मतलब मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और मीटर स्क्वायर जब होगा तो इसका बीमा जो हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? और ए का बीमा तुमको पता है कितना? m0L_t-2। अब देखो ये एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर है, तो जब इसका बीमा लिखना होगा तो बी का बीमा और इनटू मीटर स्क्वायर का बीमा कितना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वल टू ये एक्सीलरेशन का जो बीमा है तुम्हारा m0L_t-2 इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए कि अगर हमको बी का बीमा चाहिए तो इस L2 को इधर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? भेज देंगे तो m0L_t-2 होगा कि नहीं होगा? और नीचे में कितना आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा? m0L पहले से है और 2 ऊपर जाएगा तो -2 और t का पावर -2। कोई दिक्कत आपको? अब देखिए कि जब b का डायमेंशन आप निकालिएगा तो b का डायमेंशन कितना निकला? m0L माइनस और t माइनस, b का डायमेंशन निकल गया कि नहीं? अब सी डी का भी निकालना है, तो देखो सी एक्स का भी डायमेंशन वही होगा जो ए का डायमेंशन होगा। इसी तरीके से सी का डायमेंशन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और डी का तो वही डायमेंशन होगा जो ए का होगा। तो डी का तो पता चल गया, सी का तुम निकाल के दिखाओ अभी अपने अपने कॉपी में। ठीक है, निकालिए, सारे लोगों का कॉपी देखेंगे। हो गया? देखो, दिखाओ कॉपी दिखाओ। m0L0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। अपने से बनाए हो? बगल वाले में से नहीं छापे हो? दिखाओ भाई किसका बना? बन गया? कितना आया? करो करो करो, आ जाएगा, सॉल्व करो। m0L0 t का पावर सबका आ गया? ठीक है, m0L0 t का पावर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो भाई साहब देखो कैसे बनाना है। देखे क्या कि ए का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होना चाहिए? सी एक्स का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो ए का डायमेंशन तुमको पता है कितना? m0L_t- इक्वल टू, सी का डायमेंशन तुमको पता है? नहीं पता है, चलो रहने देते हैं। एक्स का डायमेंशन तो पता होगा तुमको, एल होगा, क्यों कि एक्स के बारे में कह चुका है क्या कि ये क्या है? विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए जब आपको सी का डायमेंशन निकालना है भाई साहब, तो ए के डायमेंशन में एल से क्या करिएगा आप? डिवाइड करिएगा कि नहीं? एल से एल कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा? m0L0 ई कितना? ये डायमेंशन किसका हो जाएगा? ये डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा किसका? सी का। इसी तरह से देखो कि जो ए का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? डी का डायमेंशन होगा। तो ए का डायमेंशन तो पता ही है कितना? m0L_t- और डी का डायमेंशन कितना होगा? यही तो निकालना था। तो सर डी का डायमेंशन यहाँ निकल गया, सी का डायमेंशन पहले निकल गया, बी का डायमेंशन इससे पहले निकल गया था। सवाल हो गया सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला सवाल फिर से आप लोगों के लिए आप लोग ही बना के देखेंगे, प्रीवियस ईयर में कभी पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कभी पूछा हुआ है। कह रहे क्या कि यदि 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 अल्फा एक्स बराबर f माइनस बीटा टाइम्स टी स्क्वायर है, यदि अल्फा एक्स बराबर f माइनस बीटा टी स्क्वायर है, जहां
जहां x विस्थापन, जहां x क्या है, विस्थापन है। f के बारे में कह रहा है कि ये f क्या है, बल है। और t के बारे में क्या कह रहा है, t समय है। t क्या है, समय है। तो अल्फा बीटा बराबर व्हाट, ठीक है। तो अल्फा बीटा बराबर व्हाट, हाँ बनाइए, कॉपी पर हाथ चलाइए, अल्फा बीटा का पहले निकालिए और फिर दोनों के डायमेंशन को क्या करिए, प्रोडक्ट में ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। और अल्फा बीटा में देखिए 3 पद है और इस तीनों पद में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से पद का बीमा आपको आसानी से पता है। तो कौन से पद का बीमा बहुत आसानी से पता है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है भाई, फोर्स का बीमा कितना होता है, mL_t-2। अब देखो कि अगर कह रहा है कि ये फॉर्मूला है मतलब सही है, तो सही है तो हर एक पद का बीमा क्या होना चाहिए, इसका मतलब जो f का बीमा होगा वही जो है अल्फा x का भी बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो f का बीमा होना चाहिए वो अल्फा का बीमा इंटू x का बीमा क्या होगा, लंबाई है कितना, लेंथ होगा कि नहीं। अब देखिए इस l से जब इधर डिवाइड करेंगे तो इसका तो पता है हमको कितना होता है, mL_t-2 और इक्वल टू अल्फा टाइम्स l का डायमेंशन से क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे। अब देखो l के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन कितना बचेगा बेटा, अल्फा का डायमेंशन बचा कितना, mL0, m था है ना, m0 नहीं था, m था कितना 1, l कितना आ गया और t कितना आ गया, ये हो गया किसका, अल्फा का। इसी तरह से देखो अगर बीटा का निकालना है तो जो तुम्हारा बीटा t² का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, फोर्स का होगा कि नहीं होगा। अब देखिए बीटा का डायमेंशन हमको नहीं पता, t² का डायमेंशन कितना होगा, t2 है ना, और फोर्स का डायमेंशन पता है कितना, mL_t-2। अब देखो यहाँ से अगर बीटा का डायमेंशन चाहिए तो इसमें mL_t-2 में ये t2 से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा ये -t2 था है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, m का m ही रहेगा, l का l ही रहेगा। t का -2 पहले से 2 और चला गया, कितना हो गया t-, ये हो गया किसका डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन। अब देखिए आपको निकालना क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का डायमेंशन मतलब अल्फा का डायमेंशन इंटू बीटा का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन पता है क्या, गुना कर लोगे क्या। अल्फा का डायमेंशन कितना बेटा, mL0t-2 और बीटा का डायमेंशन कितना निकल के आया, mL_t-, देखो आंसर कितना आ जाएगा, m यहाँ भी और यहाँ भी कितना m, L0 और L1 कितना, t-2 और -2 कितना, यही हो जाएगा क्या आंसर। ये किसी समय में जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कितना आसान है जो आप देखिए। समझ में आया कि नहीं, तो कैसे एप्लीकेशन का यूज़ करना है ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रिंसिपल पे और डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन पे मैं आपको कल डीपीपी प्रोवाइड करूँगा, इसीलिए आज इतना रिवाइज करके आएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि समय पर आ जाएं, ठीक ना, क्योंकि आपका क्लास लेट स्टार्ट हो रहा है, आपके लेट आने से तो इसमें नुकसान आपका है।